हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? तसल्ली से और अपना पूरा ध्यान रखें बच्चों इन सर्दियों में, है ना। मेरी तरफ बीमार मत पड़ जाना। ओके, ऑलराइट, वीडियो चालू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम व्यतिकरण का नेक्स्ट भाग पढ़ने वाले हैं। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर अगर आपने देखा होगा तो हमने देखा था कि व्यतिकरण से जो फ्रिंज प्राप्त हो रही थी उनकी चौड़ाई क्या होगी, फ्रिंज चौड़ाई का डेरिवेशन है। और वहाँ पर हमने ये भी सिद्ध किया है कि जो संपोषी व्यतिकरण के कारण दीप्त फ्रिंज बनती है, उस दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के तुल्य होती है। ये हमें पता है, ऐसा तो ये पता है ना। और वो बीटा आया था, बीटा का फॉर्मूला क्या था? एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ ना, एन नहीं आता, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी होता है, एन के ऊपर निर्भर नहीं करती है, ये ध्यान में रखिएगा, वो गलती से निकल गया। ऑलराइट, चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो ये उसी का ही नेक्स्ट भाग है। इसमें एक केस हम पढ़ेंगे जो सामान्यतः पूछा जाता है। सवाल भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये सवाल आता है, सामान्यतः पूछा जाता है। क्या सवाल है वो समझिए कि ये जो व्यतिकरण वाली फ्रिंज हमने प्राप्त करी, ये वायु में प्राप्त की थी, या फिर आप निर्वात बोल लीजिए, वायु में मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी जगह ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है किसी माध्यम में की जाती, मतलब पर्दा और वो जो दोनों प्रकाश स्रोत थे, वो जो पूरी संपूर्ण व्यवस्था थी, वो किसी एन या फिर म्यू अपवर्तनांक के माध्यम में रख देते, तो फिर व्यतिकरण फ्रिंजों पर क्या प्रभाव पड़ता? सवाल देखिए किस तरीके से आता है, वो मैं समझाता हूं आपको। सवाल कुछ ऐसा है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई वायु में बीटा है, तो यदि इस संपूर्ण व्यवस्था को म्यू अपवर्तनांक के माध्यम में रखने पर फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? ये वो सवाल है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा काम था बच्चों। ऐसे दो स्रोत थे, S1 और S2। इनसे कुछ दूरी पर एक पर्दा है और पर्दे पर एकांतर क्रम में क्या प्राप्त हो रही हैं? फ्रिंजें प्राप्त हो रही हैं, ये हमें पता है, ठीक है। ये फ्रिंज कैसी? कुछ ऐसी। ये बीच वाली दीप्त होती है, फिर इस तरफ वाली अदीप्त होगी, इस तरफ वाली भी अदीप्त होगी, फिर वापस से दीप्त बन जाती है, एकांतर क्रम में बनती है ना, ठीक। इस तरीके से ये फ्रिंजें प्राप्त बनती है। अब बोल रहा है कि ये व्यवस्था जो है, समझना इस चीज को, ये सबसे पहले की गई हवा में, ठीक है। और जब हवा में की जा रही थी तो फिर उस समय फ्रिंज चौड़ाई कितनी प्राप्त हुई? बीटा प्राप्त हुई। हमने बोला, माना दोनों स्रोतों के मध्य की दूरी, कितनी होती है? स्मॉल डी, ठीक है। तथा पर्दे की स्रोत से दूरी, लंबवत दूरी, कितनी? कैपिटल डी। और जो आपतित प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है? एयर के अंदर लैम्डा ए लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो हमने इसको चालू कुछ इस तरीके से करना है, सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से करना है इसका। तो हमने बोला, माना स्लिटों के
मध्य की दूरी स्मॉल डी तथा पर्दे की दूरी कैपिटल डी है एवं आपतित प्रकाश की हवा में तरंगदैर्घ्य लैम्डा ए लिख देते हैं। तब फ्रिंज चौड़ाई, तो अब हम हवा में ज्ञात कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो हमने लिखा बीटा, बीटा ही बोल रहा है वो क्या होगा, आंसर है लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, और हवा में तरंगदैर्घ्य लैम्डा ए है, ठीक है। तो इसे हमने लिखा लैम्डा ए कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। क्लियर हो गया, यही है, ठीक। ये हमारे लिए समीकरण नंबर 1 है। आप इसे चाहे तो बीटा नॉट लिख दे, लेकिन वहां पे सवाल के अंदर बीटा लिखा हुआ है, इसलिए मैं अभी बीटा लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है, अगर ये सारी की सारी व्यवस्था, इसी व्यवस्था को अब किस में लेकर के जा रहे हो आप, किसी म्यू अपवर्तनांक के माध्यम में लेकर के जा रहे हो। वो क्वेश्चन के अंदर म्यू की जगह बोल देता है पानी के अंदर लेकर के जा रहे हो, तो पानी का अपवर्तनांक आपको पता है 1.33 होता है, या किसी अन्य माध्यम में बोल देगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक आपको दे सकता है, ठीक है। अब कैसे काम करेंगे, तो हमने बोला कि जब हम इसे किसी भी अन्य माध्यम में लेकर के जा रहे थे, तो ना तो ये पर्दे की दूरी चेंज कर रहे हैं, चांस ही नहीं, कैपिटल डी व्यवस्था को ऐसा कैसे लेकर के जा रहे हैं, ना ही दोनों स्रोतों के मध्य की दूरी जो कि स्मॉल डी है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ना तो स्मॉल डी पे कोई प्रभाव, क्योंकि ये एक मैकेनिकल थिंग है। अरे 2 छेद कर दिए आपने किसी कागज के गत्ते के ऊपर, क्या छेदों के बीच की दूरी पानी में अलग होगी और हवा में अलग होगी? नहीं ना, वो दूरी तो निश्चित ही है, ठीक है। तो दूरी पर तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है, ठीक। तो हमने बोला कि जब हम किसी माध्यम में लेकर के जाएंगे तो ना तो कैपिटल डी चेंज होगा, ना ही स्मॉल डी चेंज होगा, तो फिर प्रभाव किस पे पड़ना चाहिए, या किसी पे प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो आंसर प्रभाव तो पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, आंसर है तरंगदैर्घ्य पर। आप सभी को पता है अलग अलग माध्यमों में तरंगदैर्घ्य भी अलग अलग होती है, प्रकाश के होती है नहीं होती है, ठीक है। किसी माध्यम में तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो हमने बोला कि किसी भी माध्यम में तरंगदैर्घ्य होती है हवा में तरंगदैर्घ्य डिवाइडेड बाय उस माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर निर्वात में तरंगदैर्घ्य डिवाइडेड बाय उस माध्यम का अपवर्तनांक। यही कॉन्सेप्ट है ना। इसी तरीके से हम काम करते हैं, तो हम बोलते हैं कि तरंगदैर्घ्य पे प्रभाव पड़ेगा, इसलिए फ्रिंज चौड़ाई पर भी प्रभाव पड़ेगा। तरंगदैर्घ्य घट रही है बढ़ रही है, तो आप देखो अपवर्तनांक का भाग लग रहा है, ठीक है। अपवर्तनांक का भाग लगने से तरंगदैर्घ्य के मान में क्या आती है, कमी आती है। तो हम बोलते हैं माध्यम के अंदर तरंगदैर्घ्य जो है वो हवा की तुलना में कम हो जाती है। चूंकि तरंगदैर्घ्य कम हो रही है, तरंगदैर्घ्य कम हो रही है, तो फ्रिंज चौड़ाई भी कम हो जाएगी, ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसे लिखना कैसे है, एग्जाम में कैसे करना है वो समझिए। तो हमने क्या लिखना है, इस संपूर्ण व्यवस्था को म्यू अपवर्तनांक के माध्यम में रखने पर, तो मैं बोल रहा हूं तब फ्रिंज चौड़ाई जो है वो बीटा और माध्यम के लिए बीटा है बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने बोला तरंगदैर्घ्य माध्यम की, फिर कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये लैम्डा एम क्या होता है, तो हमने बोला हवा में तरंगदैर्घ्य और उसमें किसका भाग, म्यू का, अपवर्तनांक का, और कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ऐसा का ऐसा, है ना। अब आप गौर करो, लैम्डा ए कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, लैम्डा ए कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ये तो ऐसा का ऐसा आ रहा है, जिसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा लिख सकता हूं। तो मैंने इसकी जगह ये है ना, ये इसकी जगह क्या लिख देना है, बीटा लिख देना है, और किसका भाग लग जाएगा, म्यू का भाग लग जाएगा। पता चला क्या, फ्रिंज चौड़ाई जो है वो घट जाएगी, है ना, और कितनी होगी,
उस हवा वाली फ्रिंज चौड़ाई में माध्यम के अपवर्तनांक का क्या हो जाना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए। पहला घट जाएगी, कितना गुना, म्यू गुना घट जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। या प्रारंभ का 1/म्यू गुना हो जाएगी, ये ध्यान में रखेंगे। समझ में आया, सिंपल था। चलिए, तो ये एक अच्छा सवाल है बच्चों, किसके ऊपर, यंग के व्यतिकरण प्रयोगों के ऊपर पूछा भी जाता है ये। ओके, चलिए, तो ये डन है, उतार लोगे, कर लोगे खुद। ओके, चलो आगे चलते हैं। इसके आगे क्या, इसके आगे एक पॉइंट और है बच्चों। क्या था वो पॉइंट, क्या है वो पॉइंट, वो ये है कि देखिए, हम जब व्यतिकरण की बात करते हैं बच्चों, तो हम बोलते हैं एक वर्णी प्रकाश का उपयोग किया जाना चाहिए। एक वर्णी प्रकाश मतलब तरंगदैर्घ्य एक ही होगी, ठीक है। लेकिन यदि यही यंग का व्यतिकरण प्रयोग जो था वो श्वेत प्रकाश के लिए किया जाता, तो फिर क्या होता। अब श्वेत प्रकाश का मतलब क्या हुआ वो समझिए। श्वेत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या एक ही है, आंसर है नहीं। श्वेत प्रकाश के अंदर तो 7 रंग है और 7 रंगों की तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये फ्रिंजें हमें कैसी दिखाई देंगी। सवाल समझ में आ गया क्या, टॉपिक समझ में आया। टॉपिक क्या है, श्वेत प्रकाश के द्वारा व्यतिकरण, कुछ ऐसा टॉपिक है ना। श्वेत प्रकाश द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण फ्रिंजें आपकी बुक में लिखा हुआ है। श्वेत प्रकाश द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण फ्रिंज, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ड्यू टू व्हाइट लाइट, ठीक है। व्हाइट लाइट के कारण जो इंटरफेरेंस हो रहा है, उस इंटरफेरेंस से जो फ्रिंज मिल रही है वो फ्रिंजेस कैसी होंगी, ठीक है, उसे समझते हैं। तो हमने ये समझना है कि जब हम व्हाइट लाइट की बात करते हैं, श्वेत प्रकाश की बात करते हैं, है ना, तो इसमें कितने रंग हैं, आंसर है 7 रंग हैं। कौन से, विबग्योर। इसका मतलब है इसमें 7 अलग अलग तरंगदैर्घ्य है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी, आंसर है लाल रंग की, रेड कलर की। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी, आंसर है बैंगनी रंग की, वायलेट कलर की। क्लियर है ये बात। तो जब हमने ये प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया भाई, व्यतिकरण वाला प्रयोग किया, है ना। और ये S1 स्रोत, ये S2 स्रोत, और यहां पर व्हाइट लाइट आ रही है, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में कितने, 7 रंग। तो क्या देखने को मिला, जब ये प्रयोग किया तो हमें ये देखने को मिला कि जो बिल्कुल बीच वाली फ्रिंज है ना, ये तो व्हाइट ही बनती है। आने वाला प्रकाश कौन सा है, श्वेत है, ये बात ध्यान में रखें। तो ये जो बीच में केंद्रीय फ्रिंज मिल रही है वो भी कैसी मिल रही है, सफेद ही मिल रही है, श्वेत ही मिल रही है। केंद्रीय फ्रिंज श्वेत मिली, ठीक। फिर इसके बाद में क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि इस केंद्रीय फ्रिंज के निकटतम दोनों तरफ, है ना, लाल रंग की फ्रिंज बन रही है। ये कौन सी फ्रिंज है, रेड। फिर रेड के जस्ट बगल में कौन सी बन रही है, आंसर है ऑरेंज, नारंगी। नारंगी के बगल में येलो, और येलो के बगल में ग्रीन। तो सबसे एंड वाली जो फ्रिंज बनती वो कौन सी रंग की बनती, बैंगनी रंग की,
ठीक है, इस पता चल गई कैसे। सबसे बीच वाली फ्रिंज कौन सी बनी, श्वेत प्रकाश की बनी, बिल्कुल व्हाइट बनी। फिर इस केंद्रीय फ्रिंज या केंद्रीय श्वेत फ्रिंज के दोनों तरफ सबसे पहली फ्रिंज कौन सी बन रही है, लाल रंग की बन रही है। फिर लाल रंग से कहां की ओर, फिर ऑरेंज आएगी, फिर येलो आएगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर ब्लू आएगा, फिर इंडिगो आएगा, फिर वॉयलेट आएगा, है ना, ये आपको कलर पता है। तो सबसे अंतिम या सबसे दूर वाली फ्रिंज जो, सबसे अंतिम फ्रिंज जो है वो बनेगी वॉयलेट रंग की। और फिर उसके आगे कैसे बनेगी, आंसर है विभिन्न रंगों की, कोई क्रम निश्चित नहीं है, वो कैसे भी बन जाती है, वो मिक्स कलर की बनती है, आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी है कि यहां तक आते आते, बैंगनी तक आते आते ये भी संभव था कि शायद बैंगनी रंग की हमें फ्रिंज दिखाई ही ना दे। ठीक है, ये भी संभव था। इतनी ज्यादा हल्की फ्रिंजें बनने लग जाती हैं या फ्रिंज चौड़ाई इतनी कम हो जाती है कि बैंगनी रंग वाली तो फ्रिंज शायद हमें प्रतीत ही ना हो। ठीक है, ये भी संभव है। चलिए, तो यहां पर पैटर्न समझ में आ गया कैसी बन रही है, केंद्रीय फ्रिंज कैसी बनती है, श्वेत बनती है, ये हमें ध्यान में रखना है। क्यों बनती है वो मैं समझाऊंगा। हाँ भाई, देखिए, तो सबसे पहला हमें यही लिखना है कि जब हमने गौर किया पैटर्न को, तो श्वेत प्रकाश के कारण श्वेत प्रकाश के कारण व्यतिकरण में केंद्रीय फ्रिंज कैसी प्राप्त होती है, श्वेत ही प्राप्त होती है। ये ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय फ्रिंज श्वेत ही प्राप्त होगी। हाँ भाई, क्यों होती है वो समझिए। क्या होगा, देखो 7 कलर है, सातों की अपनी तरंगदैर्घ्य है, लेकिन इस बीच वाले पॉइंट के लिए जो पथांतर है ना, पथांतर लैम्डा, सॉरी वो तो तरंगदैर्घ्य हो गई, पथांतर डेल एक्स, सभी के लिए पथांतर क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इससे निकलने वाला प्रकाश चाहे कोई सा भी रंग का हो, इससे निकलने वाला प्रकाश चाहे कोई सा भी रंग का हो, उन दोनों प्रकाश की तरंगों के लिए ये केंद्रीय बिंदु तो समान दूरी पर है। तो लाल वाला प्रकाश भी उतनी दूरी तय करेगा, नीला वाला प्रकाश भी उतनी दूरी तय करेगा, पीला वाला प्रकाश भी उतनी ही दूरी तय करेगा। तो इधर से निकलने वाला पीला वाला प्रकाश, इधर से भी निकलने वाला पीला वाला प्रकाश समान दूरी तय कर रहा है। समान दूरी तय करने के कारण परिणामी पथांतर कितना, 0 हो गया। पथांतर 0 मतलब संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, फिर पीला वाला आया, फिर नीला वाला आया, ग्रीन वाला आया, ऑरेंज वाला आया, सभी के लिए परिणामी पथांतर कितना है, 0 है। परिणामी पथांतर 0 होने के कारण यहाँ पे सिर्फ संपोषी ही होता है, सभी रंगों के लिए संपोषी व्यतिकरण ही होगा। और सारे रंग जब एक साथ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, सफेद रंग, व्हाइट कलर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि सभी रंगों के लिए परिणामी पथांतर जो है वो क्या होता है, 0 होता है। एवं संपोषी व्यतिकरण के फलस्वरूप वहां पर कौन सी फ्रिंज बनी, कौन सी, श्वेत फ्रिंज बनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं, क्योंकि पर्दे का केंद्रीय बिंदु या केंद्रीय भाग S1 व S2 स्रोत से समान दूरी पर है तथा समस्त रंगों हेतु परिणामी पथांतर शून्य होता है। एवं
संपोषी व्यतिकरण के कारण या सभी रंगों के, है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा, सभी रंगों के संपोषी व्यतिकरण के कारण केंद्रीय फ्रिंज श्वेत प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर हो गया कि केंद्रीय फ्रिंज श्वेत ही हो गई। फिर इसके पास में रेड कलर की फ्रिंज प्राप्त होती है, और जब हम रेड कलर की फ्रिंज को देखते हैं तो इसकी फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होती है, केंद्रीय फ्रिंज से नहीं, अन्य से। जैसे कि रेड की फ्रिंज चौड़ाई ऑरेंज से ज्यादा है, या फिर येलो से ज्यादा है, या फिर ग्रीन से ज्यादा है, आगे आने वाले सभी रंगों से ज्यादा है। क्यों ज्यादा थी, उसका कारण है। क्या कारण है? बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। आप देखेंगे कैपिटल डी पर्दे की दूरी सभी रंगों के लिए समान है, स्मॉल डी सभी रंगों के लिए समान है, स्रोतों के बीच की दूरी। लेकिन सभी रंगों की तरंगदैर्घ्य क्या है? अलग अलग है। तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण बच्चों, है ना, तरंगदैर्घ्य क्या है? अलग अलग होने के कारण जिस रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो निकटतम थी वो रेड थी और उसकी फ्रिंज चौड़ाई क्या है? सर्वाधिक है ना, ये ध्यान में रखना। तो हम बोलते हैं दूसरा पॉइंट। फिर केंद्रीय श्वेत फ्रिंज के निकटतम लाल रंग की फ्रिंज का निर्माण होता है। जिसकी चौड़ाई अन्य सभी रंगों की फ्रिंजों से अधिक होती है, क्यों होती है अधिक? इसका कारण देखो मैं लिख देता हूं, है ना। हमने क्या लिखना है? तरंगदैर्घ्य रेड कलर की क्या है? ज्यादा है। किससे? वॉयलेट कलर से। तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो इसका मतलब इसके लिए बीटा फ्रिंज चौड़ाई का मान भी ज्यादा होगा। किससे? वॉयलेट कलर से जो फ्रिंज मिल रही है ना उससे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। डन हो गया। फिर तथा अंतिम फ्रिंज बैंगनी रंग की प्राप्त होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो गया कि बीच वाली श्वेत बनी, फिर रेड, और फिर जिस तरीके से लाइट का स्पेक्ट्रम होता है ना, श्वेत लाइट का, उस स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग बन रही है। तो अंतिम फ्रिंज कौन सी मिली हमें? बैंगनी रंग की मिली, जिसकी फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम होती है। जिसकी फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है बच्चों? न्यूनतम होती है ना। डन। ये आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, हाँ। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन है, ये हो गया, ये एग्जाम में जो आता है उसका मैंने आपको बता दिया। अब ये एक सवाल है। क्या सवाल है भाई? कि जब हम एकवर्णी प्रकाश का उपयोग कर ही रहे हैं, है ना, जब हम एकवर्णी प्रकाश का उपयोग कर ही रहे, तो फिर ये व्हाइट लाइट के कारण व्यतिकरण को पढ़ने की क्या आवश्यकता है भाई? ऐसी रंग बिरंगी फ्रिंजें क्यों चाहिए हमें? तो आंसर है, हमें रंग बिरंगी फ्रिंजें नहीं देखनी, नहीं, हमें वो नहीं देखना। हमें तो सिर्फ ये केंद्रीय फ्रिंज कहाँ बन रही है उसकी स्थिति देखनी है। देखो, नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूँ क्या होगा, समझना इस चीज को। ये तो उतार लो,
वीडियो को पॉज करो, इस चीज को उतार लो आप, इस चीज को। ठीक, मैं आपको अब चीज बताता हूं कि हमने व्हाइट प्रकाश का उपयोग क्यों करना है ना। व्यतिकरण जब करते हैं तो सबसे पहले श्वेत प्रकाश से करते हैं, उसके बाद में एकवर्णी प्रकाश का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं भैया ऐसा? देखिए, श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण में प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका क्या उपयोग है, इसकी क्या एप्लीकेशन है ना। तो समझना इस चीज को। मैं सपोज करो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हमने जो प्रकाश लिया व्यतिकरण के लिए, एक अच्छे व्यतिकरण के लिए, वो लाल रंग का प्रकाश लिया, रेड कलर का। आने वाला प्रकाश कौन सा है? रेड कलर का प्रकाश आ रहा है, S1 और S2 स्रोत से निकल रहा है। तो फिर क्या होगा, यहां पर जो व्यतिकरण प्रारूप मिलेगा हमें, है ना, वो कैसा मिलेगा? तो हम बोलते हैं केंद्रीय फ्रिंज चमकीली। चमकीली कैसी? तो ये रेड कलर का है ना, तो फिर ये वाली फ्रिंज हमें कैसे मिलेगी? रेड मिलेगी। ठीक, फिर इसके दोनों तरफ काली मिलेगी। फिर वापस से रेड मिलेगी और फिर वापस से काली मिलेगी, डार्क। फिर वापस से रेड मिली, है ना। अब यहां पर तो मैंने लाइन खींच ली, लाइन खींच लेने से मेरे को ये पता चल गया कि ये केंद्रीय फ्रिंज थी। ठीक, लेकिन अगर लाइन नहीं खींची हुई होती, ठीक है, क्योंकि वैसे भी प्रैक्टिकल करते टाइम आप लाइन तो नहीं खींचने वाले हो, ठीक, तो फिर इतनी सारी, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, और ये भी रेड है, और ऐसी आगे और बनने वाली है। ठीक, बहुत सारी चमकीली फ्रिंज बनने वाली हैं। ठीक है, और सभी चमकीली फ्रिंजों का रंग लाल है, क्योंकि हमने प्रकाश, जो आपने प्रकाश यूज किया था वो लाल था, एकवर्णी प्रकाश था, लाल रंग का था, इसलिए सारी लाल बन रही। अब इनमें से कौन सी लाल वाली फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज है भैया? ये वाली है या ये वाली है या ये वाली है या ये वाली है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? आप कैसे मानोगे कि कौन सी केंद्रीय फ्रिंज है? क्योंकि ये तो सारी ही चमकीली फ्रिंज है। अब चमकीली में से ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया इनमें से केंद्रीय कौन सी है। केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति नहीं पता हमें। ठीक है, तो हमें केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति कैसे पता चलेगी, वो समझने वाली बात है। पर्दा तो वही है उतनी दूरी पर। ठीक है, चलिए, तो फिर हमने क्या किया, हमने ये देखना है कि कौन सी वाली केंद्रीय फ्रिंज है। तो हमने सबसे पहले इस रेड की जगह हमने सबसे पहले कौन सा प्रकाश लिया? व्हाइट। व्हाइट जैसे ही प्रकाश लिया बच्चों, यहां पर क्या हुआ, मैं वापस से ये एक और पर्दा बना देता हूं, उतनी दूरी पर है, बस आपको समझाने के लिए है ना। तो जैसे ही व्हाइट बनाया तो ये बीच वाली फ्रिंज कैसी बनेगी? श्वेत बनेगी, व्हाइट। फिर इधर वाली कौन सी बनेगी? रेड बनेगी। फिर कौन सी बनेगी? विबग्योर में देख लीजिएगा, ऑरेंज बनेगी, फिर येलो बनेगी, फिर। लेकिन ये वाली तो श्वेत बन रही है ना, बीच वाली, ये तो श्वेत ही बनी। ठीक है, तो हमने ये मार्क कर लिया, जहां पर व्हाइट बनी ना, वहां पर हमने मार्क बन लिया कि यहां पर व्हाइट बनी थी, औरों से हमें कोई मतलब नहीं है, लाल पीली नीली दिल से कोई मतलब नहीं है। हमने वो मार्क कर लिया पर्दे पर, वो बिंदु पॉइंट बना लिया जहां पर व्हाइट बनी थी। ठीक है, क्योंकि व्हाइट केंद्रीय फ्रिंज थी श्वेत प्रकाश के कारण। ठीक है, तो हमने वो पॉइंट डॉट बना लिया कि भैया ये इस डॉट के ऊपर जो फ्रिंज आएगी ना, वही केंद्रीय फ्रिंज होगी। ठीक है, अब श्वेत प्रकाश को हटाया, श्वेत प्रकाश को जैसे ही हटाया तो फिर ये पैटर्न भी गायब हो गया, लेकिन हम वहां पर क्या बना चुके हैं? डॉट बना चुके हैं, बना लिया। ठीक, एक एरो बना लिया हमने, एक डॉट बना लिया पर्दे पर, है ना। और फिर उसकी जगह रेड लेकर के आए, रेड लेकर के आए तो ये पैटर्न मिला। ठीक, अब उस डॉट पर जो रेड फ्रिंज बन रही थी वही कौन सी होगी? केंद्रीय फ्रिंज होगी, बची हुई केंद्रीय नहीं है।
उससे हमें ये पता चला कि उस डॉट के स्थान पर जो लाल रंग की फ्रिंज बनी ना, वो केंद्रीय फ्रिंज है, ये वाली नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। केंद्रीय फ्रिंज की लिख लीजिए, केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए श्वेत प्रकाश का व्यतिकरण प्रयोग में उपयोग किया जाता है। वापस से सुन लीजिए, केंद्रीय फ्रिंज की पर्दे पर स्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्यतिकरण प्रयोग में श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पता चला कि इससे हमें यह पता चल जाता है कि केंद्रीय फ्रिंज कहाँ बनेगी। ठीक है, और उससे तो नहीं पता चलेगा, एक वर्णी प्रकाश से तो नहीं पता चलेगा कि केंद्रीय फ्रिंज कौन सी है, सिर्फ श्वेत प्रकाश से ही पता चलेगा। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन डाला भी था यूट्यूब पर, बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर भी दिया है। समझ में आ गया? उपयोग पता चल गया कि श्वेत प्रकाश का उपयोग क्यों किया। ये लाइन लिख लीजिएगा स्टार लगा करके प्लीज। ये डायग्राम मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, तो चलो ये भी डन हुआ है ना। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी को पता है कि व्यतिकरण प्रयोग में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ये बात ध्यान में रखना। व्यतिकरण जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ये मैंने लिखाया भी था। ठीक है, इसमें सिर्फ ऊर्जा का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है कि जो श्वेत चमकीली फ्रिंज बनती है वहां पे ऊर्जा मैक्सिमम होती है, जो डार्क फ्रिंज बनती है वहां पे ऊर्जा जीरो हो जाती है। ठीक है, कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल हो जाती है, जीरो तो क्या। तो ये कैसे समझा जाए कि इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा, ऊर्जा संरक्षण का पालन हो रहा। ठीक, तो ये हम पढ़ेंगे। तो ये एक पॉइंट भी है, इंटेंसिटी कर्व है ना, तीव्रता वक्र, व्यतिकरण प्रारूप में तीव्रता वक्र, और या फिर व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा पुनर्वितरण। हेडिंग क्या है, व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा वितरण। ठीक है, तीव्रता वक्र। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरफेरेंस। हाँ भाई, कैसे बनता है ये वक्र, कैसा बनता है? तो पहले तो दो तरीके की फ्रिंज बनती हैं, वो समझ लीजिए वापस से। कौन कौन सी? एक होती है चमकीली फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज। ठीक है, तो हमने बोला दो तरीके की फ्रिंज, एक बनती है दीप्त फ्रिंज। कौन से व्यतिकरण के कारण? आंसर है समपोषी व्यतिकरण के कारण, है ना। और मैं एक वर्णी प्रकाश की बात कर रहा हूं जिसकी तरंगदैर्घ्य समान है, उसी से हम देखेंगे, और आयाम भी समान होना चाहिए, ऐसा हम कंडीशन लेकर के चल रहे हैं। तो आपको पता हो जो परिणामी आयाम होता है दीप्त फ्रिंज में r, वो क्या लिखते थे आप? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई लिखते थे, और फाई की जगह फिर हम 1 लिख देते थे। cos फाई का मान 1 लिखते हैं, है ना, प्लस का 1 होता है। ठीक, और इसका अंडर रूट ऐसा ही करते हैं। ठीक, अब यहां पर मैं बोल रहा हूं a1 और a2 दोनों समान है, आयाम समान है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो आंसर है ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा a का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 2a का स्क्वायर, और उसका क्या? अंडर रूट। ठीक, ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर में 2a स्क्वायर जोड़ो तो 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर मतलब 2a। परिणामी आयाम कितना आया? किसी भी एक तरंग के आयाम का दुगना। ठीक है, तो उस स्थिति में तीव्रता क्या आएगी? तीव्रता का वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? I इज इक्वल्स टू अंडर रूट I1 I इज इक्वल्स टू
I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, यही होता है। ठीक, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आयाम समान है, आयाम समान है तो तीव्रता भी समान है और cos फाई का मान 1 रखना है, तो फिर तीव्रता क्या आएगी इस केस के अंदर? तो हमने बोला इसकी जगह I0 लिख देता हूँ, इसकी जगह भी I0 लिख देता हूँ, और इसकी जगह I0 और I0 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? I0 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट I0 ही हो जाएगा। तो I0 प्लस I0 2I0, ये 2I0 इधर और इधर भी 2I0 मिलेगा, कितना हो जाएगा? 4I0। ये मैंने आपको बताया भी था, किसी भी एक तरंग की तीव्रता का 4 गुना होता है ना? ये बात ध्यान रखना जब आयाम समान हो। ठीक, और ये आयाम अधिकतम है और ये तीव्रता भी इसमें क्या प्राप्त होती है? हमें अधिकतम प्राप्त होती है। कौन से व्यतिकरण में? समपोषी व्यतिकरण में। कौन सी फ्रिंज बनी? दीप्त फ्रिंज बनी। ठीक है, फिर अदीप्त फ्रिंज, काली फ्रिंज, है ना? अदीप्त फ्रिंज किसके कारण बनती है? आंसर है विनाशी व्यतिकरण के कारण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण के कारण। ऐसा ही हुआ। ठीक, अब विनाशी व्यतिकरण हुआ और उसके लिए cos फाई का मान कितना लिखते हैं? आंसर है -1 लिखते हैं, ये हमें पता है। चलिए क्या होगा भाई? तो यहां पर -1 लिखोगे आप, -1 लिखोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना? माइनस आएगा तो फिर देखो R इज टू क्या होता है? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये वापस से लिख दिया मैंने। A1 और A2 ये दोनों बराबर है, तो हमने इसको क्या लिखना है? A का स्क्वायर, है ना? वापस से A का स्क्वायर, और आप देखोगे यहाँ पे माइनस का 1 लिखा दूंगा तो यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा यहाँ पर, और ये A1 इंटू A2 क्या हो जाएगा? A इंटू A स्क्वायर, तो ये होगा 2A स्क्वायर। आप गौर करो, 2A स्क्वायर इधर और 2A स्क्वायर इधर, क्या हो गया? 0। आयाम कितना? 0। अगर आयाम 0 है तो तीव्रता भी कितनी होगी? 0 होगी भैया, है ना? ठीक, तो ये इस केस के अंदर जब आयाम समान होता है तो फिर अदीप्त फ्रिंज में परिणामी आयाम 0 और तीव्रता का मान भी 0, जिसे हम मिनिमम बोलते हैं। ठीक है ये बात। अब देखो, जब आप ऊर्जा वक्र बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, या तीव्रता वक्र बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? तो हमने बोला कि इस वाले पे हम पथांतर चला देंगे, है ना? आप कलांतर से भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बीच वाली फ्रिंज कैसी होती है? हम बोलते हैं दीप्त फ्रिंज बनती है। तो इस तरफ हमने लिखा तीव्रता, और हमें पता है तीव्रता 0 होगी या फिर 4I0 होगी, तो हमने एक लाइन बना दी ऐसे डॉट 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 करके, पहले ही बना देनी ये लाइन। ठीक है, और हमने बोला कि ये 4I0 वाला है केस। ठीक है, या फिर इसको इधर शो कर दो, इधर इधर 4I0 लिख दो अपने आप ही। डन हुआ। अब केंद्रीय फ्रिंज जो है वो चमकीली बनेगी, तो उसकी तीव्रता क्या? ये 4I0। उसके बाद में 0 आएगी तीव्रता, फिर वापस से बढ़ेगी और फिर कम होगी। तो जब हम ग्राफ देखते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। और ऐसा का ऐसा इस तरफ भी जाता है ना? तो हमने बोला कि ये केंद्रीय फ्रिंज थी, केंद्रीय फ्रिंज के लिए इस तरफ पथांतर चलना चाहिए ना। तो हमने बोला केंद्रीय फ्रिंज के लिए पथांतर जो होता है, या फिर जो दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर होता है, दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर क्या होता है? एन लैम्डा होता है। केंद्रीय फ्रिंज के लिए एन का मान 0, तो फिर ये 0। फिर पहली फ्रिंज के लिए एन का मान 1 रखोगे, आप 1 रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? लैम्डा आएगा। दूसरी दीप्त फ्रिंज ही तो है, के लिए यहाँ पर क्या आएगा? 2 लैम्डा आएगा। ऐसा का ऐसा इस तरफ आ जाओ, माइनस का लैम्डा, इस तरफ आओ माइनस का 2 लैम्डा। ठीक है, फिर
अदीप्त फ्रिंजों के लिए क्या होता है पथांतर, चलो मैं आप वाला ही लिख देता हूँ 2n-1 λ/2। एक बच्चे ने कहा था कि सर माइनस का चिन्ह लगाओ आप, ठीक है, बच्चे प्लस का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ध्यान में रखना पड़ेगा n की वैल्यू फिर 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे n की वैल्यू किससे स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू पहली काली के लिए n की वैल्यू 1 से ही चालू करूँ तो 1 रखने पर क्या हो जाएगा 2-1 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो λ/2, तो पहली काली फ्रिंज बनेगी λ/2 पर। फिर इसमें n की वैल्यू 2 रखो तो ये आएगा 3 λ/2, फिर 5 λ/2। ऐसा इस तरफ अगर आप देखोगे तो माइनस का λ/2, इधर देखोगे तो माइनस का 3 λ/2, इधर देखोगे तो माइनस का 5 λ/2। पता चला, ये है आपका कौन सा वक्र, तीव्रता वक्र या फिर व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा वितरण। ये ग्राफ ध्यान में रखना, बहुत बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। इस पर्टिकुलर ग्राफ को बोर्ड की एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बच्चों, है ना, तो ध्यान रखिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं व्यतिकरण में और विवर्तन में, दोनों के अंदर हम ये तीव्रता वक्र बनाएंगे, ऊर्जा वितरण वाला ग्राफ बनाएंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखो ना कि व्यतिकरण के कारण फ्रिंज चौड़ाई समान होती है तथा समस्त दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, समस्त दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, तो इसलिए तीव्रता समान होगी तो सारी समान ऊंचाई तक जानी चाहिए, है ना। चलिए, ये डन हो गया, क्लियर हो गया। चलिए, अब अगला सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। ये भी पूछता है, क्या पूछता है, सिद्ध कीजिए कि व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। देखो अभी तक जो है स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन नेग्लिजिबल पूछा गया है ना, लेकिन CBSE के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे सिद्ध करेंगे बताता हूँ, देखिए कैसे सिद्ध करेंगे वो समझिए। सवाल में लिख देता हूं, सिद्ध कीजिए कि व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ये उतार तो लिया ही ना आपने, आपको उसमें भी ये ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। चलिए, तो हमने बोला क्या भाई, सबसे पहला सॉल्यूशन कि सबसे पहले व्यतिकरण से पहले कुल ऊर्जा देख लेते हैं कि व्यतिकरण से पहले कुल ऊर्जा कितनी थी। तो हमने बोला व्यतिकरण से पूर्व ऊर्जा या फिर तीव्रता, क्योंकि आप देखिए तरंग में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ रहे थे, कि तरंग में जब हम बात करते हैं तो जो तीव्रता होती है उसका लेना देना किससे होता है, ऊर्जा से होता है। यहाँ पर हमारे पास में तीव्रता के लिए ही पॉइंट है ना, आई तीव्रता के लिए ही एक फॉर्मूला है, तो तीव्रता निकाली, इसका मतलब हमने ऊर्जा भी निकाली, क्योंकि तीव्रता और ऊर्जा एक दूसरे के क्या होती हैं, समानुपाती में चल जाती हैं। ठीक है, तो हमने बोला व्यतिकरण से पूर्व तरंगों की तीव्रता, तो आंसर है पहली तरंग की तीव्रता I1, वो हमने कितनी मानी, I0। ठीक है, दूसरी तरंग की तीव्रता I2, वो भी हमने कितनी मानी, I0। दोनों तरंगों की तीव्रता हम समान लेकर के चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का आयाम हमने समान माना है, इसलिए ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, आयाम समान होने पर, ये सबसे सिंपल केस है, इससे आसानी से सॉल्व हो जाता है। अतः कुल तीव्रता, कुल तीव्रता I और इनिशियल लिख देता हूं, कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, है ना, I1 प्लस I2 करोगे तो I0 प्लस I0 आएगा, और कितना हुआ 2I0। तो आपको पता चला कि व्यतिकरण से पहले जो कुल ऊर्जा आ रही है, कुल औसत ऊर्जा जो आ रही है वो 2I0 के समानुपाती आ रही है, या कुल तीव्रता जो है वो 2I0 के समानुपाती आ रही है। ये डन हो गया, है ना। अब यहाँ पर ऐड नहीं हो रही थी, इसलिए हमें कुल ऐसा निकालना पड़ा। अब क्या हो रहा है, व्यतिकरण हो गया तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनी,
दीप्तो अदीप्त फ्रिंज बनी तो फिर क्या हुआ, आंसर है दो अलग अलग भाग हो गए ना यहाँ पर। तो आपको दीप्त फ्रिंज की तीव्रता अलग से निकालनी पड़ेगी और अदीप्त की तीव्रता अलग से निकालनी पड़ेगी। वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, दो तरीके हैं करने के, जो बुक में दे रखा है चलो उसी को ही फॉलो कर लेते हैं। व्यतिकरण के पश्चात तीव्रता, व्यतिकरण के पश्चात तीव्रता। तो आप देखेंगे व्यतिकरण के पश्चात तीव्रता का फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा जाता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई, यही लिखते हैं। और आपको पता है I1 और I2 ये तो दोनों बराबर है, I0 के बराबर है। तो फिर हमने इसको क्या लिखना था, I0 प्लस I0 प्लस 2 I0 और कॉस फाई। ठीक, मैं संपोषी और विनाशी को अलग अलग नहीं कर रहा हूं, हो चुका, ये एक में ही है भाई, एक साथ ही निकाल रहे हैं दोनों का। तो यहां पर ये 2I0 आया, ये भी 2I0 आया, और यहां पर cos फाई इसके साथ में चल रहा है। 2I0 को कॉमन ले लो, ले सकते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस कोस फाई। इसे आप सभी ने सॉल्व कर रखा है, 1 प्लस कोस फाई। क्या लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं बच्चों बताओ, कोस स्क्वायर फाई बाई 2, आप सभी को पता होना चाहिए। और यहाँ पे 2 और आता है, 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2 है ना। कोस 2 थीटा के फॉर्मूला से मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, याद होना चाहिए, नहीं तो वीडियो देखो। टोटल कितना हो जाएगा 4I0 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। तो कुल मिलाकर के व्यतिकरण के पश्चात तीव्रता इतनी है, ठीक, जो कि फाई के ऊपर निर्भर कर रही है। और फाई किसके ऊपर, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। औसत तीव्रता कितनी, औसत तीव्रता तो हम करेंगे इसका औसत। औसत को प्रदर्शित करने का तरीका या तो बार लगा दो, या फिर आजकल ये यूज होता है ब्रैकेट, इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक, तो बराबर में इसका औसत, तो फिर इसका भी औसत देखो, तुमने लिखा 4I0, ये तो नियतमान है। औसत किसका निकलेगा, कोस स्क्वायर फाई बाई 2 का। और आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इन सभी का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान कितना निकाला है। 10वां चैप्टर बताओ भाई, मैंने बता रखा है ना, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। स्क्वायर आ जाता है तो 1/2, और अगर स्क्वायर नहीं आता तो 0। यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, वर्ग आ रहा है, तो इसका मतलब इसका औसत कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट यूज करना है, ये चीजें अब प्रॉपर मैथमेटिक्स में आ गई हैं। तो इसका कितना 1/2 औसत हुआ, तो ये कितना आया 2I0। अब गौर करो क्या भाई, फाइनल जो है व्यतिकरण के बाद में जो तीव्रता है वो 2I0, व्यतिकरण के पहले तीव्रता 2I0। तो प्रारंभिक और अंतिम तीव्रता पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो ऊर्जा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि व्यतिकरण प्रारूप में ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। ठीक है, बात समझ में आई, समझ में आई क्या? चलिए, ये करने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा कि व्यतिकरण के अंदर यदि समान आयाम की तरंगों का उपयोग किया जाए तब, ठीक है, उससे हमने ये सॉल्व किया है। ये असमान आयाम से भी किया जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता या अलग हो जाता, इसलिए मैंने उसे चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो ये इस तरीके का बुक में भी दिया हुआ है, तो बहुत सिंपल भी था, कोई दिक्कत ही नहीं। या फिर दूसरा तरीका क्या था, व्यतिकरण के पश्चात में तीव्रता आप क्या लिखते, इसका दूसरा तरीका भी है, ये 2I0 और भी कैसे आता, तो हम बोलते हो समझना इस चीज को, हम बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण में कुल तीव्रता 4I0, विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता 0। और इन दोनों का औसत कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, औसत तो ऐसे निकालते। तो 4I0 में 2 का भाग लगाते कितना आता, 2I0 आता। 2 तरीके हैं, ये बुक में दिया हुआ है, अदरवाइज आप ऐसे लिखते संपोषी व्यतिकरण में कुल तीव्रता 4I0, विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता 0 आता है। औसत तीव्रता व्यतिकरण के पश्चात औसत तीव्रता 4I0 + 0 / 2 बराबर 2I0।
ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होगी। ठीक, एंड में आपको क्या लिखना है, एंड में आपको ये लिखना है कि अतः स्पष्ट होता है कि व्यतिकरण प्रारूप में व्यतिकरण से पूर्व कुल तीव्रता, औसत कुल तीव्रता एवं व्यतिकरण के पश्चात औसत तीव्रता का मान समान रहता है, अतः व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आपने देखा होगा बहुत सारी बुक में ये बीच वाली लाइन बनी हुई होती है, ये बीच वाली लाइन किसको, और यहाँ पे 2I0 लिख देते हैं। वो क्यों लिखते हैं, ये बताते हैं कि औसत ऊर्जा जो है वो 2I0 के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, अब बहुत बार देखेंगे ये, है ना। ये नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी बुक्स में ये लाइन दी हुई होती है। ये 2I0 की लाइन क्यों बनाते हैं, वो बताते हैं कि औसत तीव्रता 2I0 है ना, इसलिए बनाते हैं। बात समझ में आई? डन हो गया ये, क्लियर। चलिए मैं एक बार वीडियो की क्लैरिटी देख लेता हूँ। ये व्यतिकरण के थ्योरेटिकल पार्ट में इतना ही था, है ना। अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए एक बार के लिए मैं ये देख लेता हूँ। ओके, दिखाई तो दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, ये जो वीडियो है वो 40 मिनट्स के अराउंड चला गया है, 40-45 मिनट्स के अराउंड चला गया है बच्चों। तो अभी से इतना ही कंप्लीट कर दूं, है ना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो प्रॉपर न्यूमेरिकल का आएगा, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो आपकी बुक के हैं एग्जाम्पल्स उनको सॉल्व कर लेते हैं, व्यतिकरण के ऊपर जो आए हैं आपके बुक्स में, है ना। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्षमा प्रार्थी हूँ कि वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आपको कारण पता है। जिन बच्चों को कारण नहीं पता वो वीडियो एक बार के लिए देख लिया करो बच्चों, है ना। थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लगातार बनाऊँ आपसे। चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।